Okay, so we are starting with the sixth chapter in our geography section, that's types of agriculture and major crops. तो वेल नाम से ही पता है खेती बाड़ी पर फोकस्ड होने वाला है और ये वो एरिया है जिससे हम में से बहुत सारे लोग जो है बहुत क्लोजली रिलेट भी कर सकते हैं, राइट। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि खेती का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी के सेंस में एग्रीकल्चर का मीनिंग होता क्या है, और फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी रीजन के एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं, और फिर डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर होते क्या हैं। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे फंडामेंटल एक्टिविटी है इंसानों का। मतलब जब से हम लोगों ने सेटल्ड एग्जिस्टेंस खोजा है न्योलिथिक एज के आसपास से, तो उसके बाद से जो है खेती जो है वो सबसे फंडामेंटल एक्टिविटी रही है हमारी। इसके थ्रू जो है हमारी ज़रूरत की ज़्यादा चीज़ जैसे कि फूड, क्लोथिंग, ये सब जो है इसी से पूरी हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी इधर से मिल जाता है। पूरी दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, इतनी मशीन, इतनी इंडस्ट्रीज आ गई, लेकिन इसके बावजूद अभी भी खेती से जो है दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी जुड़ी हुई है। तो बहुत बड़ी बात है ये। अब ज्योग्राफी में अगर बात करें कि एग्रीकल्चर होता क्या है, तो द टर्म एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ज़मीन का कल्टीवेशन फसल उगाने के लिए, ये हो गया आपका एग्रीकल्चर। लेकिन इसके अंदर जो है रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग ये भी शामिल है। मतलब जो मवेशी वगैरह, गाय भैंस वगैरह पालते हैं ना, वो जंगल वंगल जो लगाते हैं, बगीचा बगीचा जो लगाते हैं, फॉरेस्ट्री, वो मछली जो पालते हैं, ये सब इसके अंदर शामिल है। अब देखो एग्रीकल्चर जो है वो समय के साथ काफ़ी इवॉल्व हुआ है, काफ़ी बदला है। पहले जो ये सब्सिस्टेंस टाइप फार्मिंग होती थी, मतलब लोग जो है पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो खेतीबाड़ी करते थे, उससे हटते हटते बढ़ते बढ़ते अब जो है बिल्कुल मॉडर्न, कॉमर्शियल और मशीन बेस्ड जो है टाइप में बदल गया है। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी चेंजेज हुए हैं, काफ़ी जो है इसका इवोल्यूशन हुआ है। ओके, तो ये जो मछली मारने वाला सब काम देख रहे हो, ये भी जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का हिस्सा है ज्योग्राफी के सेंस में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब एग्रीकल्चर, चलो ठीक है, सबसे पुरानी ह्यूमन एक्टिविटी है, अभी भी सबसे ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये सब ठीक है। तो फिर जो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी रीजन में एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, अब हम इनको देखने वाले हैं, इन फैक्टर्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला तो हो गया क्लाइमेट। अब एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट कैसा होगा, जैसे कि टेम्परेचर क्या है उस जगह का, नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है टेम्परेचर का, रेनफॉल कितना होता है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं खेतीबाड़ी की एक्टिविटीज़ को डिटरमिन करने में, खेतीबाड़ी की एक्टिविटीज़ को निर्धारित करने में। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर गर्म ट्रॉपिकल रीजन होगा वहाँ पर खेती जो है इट कैन बी प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर, राइट, ये सालों भर खेती हो सकती है। जबकि जो हायर लैटिट्यूड्स वाले जो एरिया हैं, जहाँ पर कि टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाती है, राइट, विंटर में, तो ये जगह जो है फिर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए जो है सही नहीं है। यहाँ पर जो है थोड़ा गर्मी जब होगा तभी आप खेती कर पाइएगा, जो विंटर, एक्सट्रीम विंटर जब होगा उसमें आपको खेतीबाड़ी नहीं कर पाइएगा। फिर कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस, जूट वगैरह, इसके लिए आपको जो है मॉइस्चर चाहिए। तो मतलब ये उन्हीं एरियाज में हो सकते हैं जहाँ पर कि हाई रेनफॉल हो। जबकि वीट और मिलेट वगैरह जो है ये ड्रायर एरियाज में उगते हैं, तो मतलब जहाँ पर रेनफॉल कम होगी वहाँ पर इनकी खेती हो सकती है। फिर सॉइल टाइप जो है वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब सॉइल्स जो होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, और इसलिए जो है डिफरेंट टाइप के सॉइल जो होते हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट फसल के लिए जो है सूटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस जो है ये बेस्ट जो है, जो क्लेई एकदम से चिकनी वाली जो है एल्यूवियल सॉइल होती है, उसमें राइस की खेती बढ़िया होती है। जबकि जो ब्लैक लावा वाला सॉइल है ये जो है कॉटन की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो सॉइल टाइप भी जो है वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर रिलीफ फीचर्स, मतलब हाइट पर है या नीचे है, ये सब। तो जैसे रिलीफ की बात करूँ तो जो लो लाइंग लैंड है, जैसे कि मैदानी एरिया, प्लेन या रिवर वैलीज या डेल्टा, तो ये जो है ज़्यादा सूटेबल है क्रॉप्स की खेती के लिए, राइट, फसल की खेती के लिए हिली एरियाज़ के कंपैरिजन में। और यही वजह है कि इंडिया में जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है ये सबसे बेहतर जो है एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करता है कंपेयर टू हिमालयाज़ या फिर डेक्कन प्लेट्यू। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी रोल प्ले करता है, जैसे कि खेती का कॉस्ट क्या है, सामान की कीमत कैसी है, मार्केट फॉर ए कमोडिटी, कमोडिटी मतलब माल या सामान। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी उपलब्ध है, मान लो कि खेती बाड़ी हो जाए, उपज हो जाए, लेकिन अगर मार्केट से कोई कनेक्शन ही ना हो उस जगह का,
तो उसको आप बेच ही नहीं पाएगा, तो ऐसे में लोग वहाँ पर खेती करेंगे ही नहीं ज़्यादा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कितना उपलब्ध है, ओके। फिर कैपिटल कितना उपलब्ध है, पूंजी। फिर लैंड ऑनरशिप का सिस्टम क्या है, बड़े बड़े लैंड के प्लॉट्स हैं या फिर कुछ लोगों के पास जो है काफ़ी लैंड है और बाकी लोगों के पास छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा है, ये आपका लैंड ओनरशिप का सिस्टम हो गया। या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रही है वहाँ के खेती सबसे रिलेटेड। तो ये सब फैक्टर हैं, 3-4 फैक्टर हो गए आपके, 4 फैक्टर जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग कि अलग अलग इन्वायरमेंट जो हैं वर्ल्ड में, उसमें अलग अलग तरह की फार्मिंग जो है वो होती है, ठीक है। तो कल्टीवेशन के एम के आधार पर जो है 2 तरह की खेती होती है, एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो अब जो है हम इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, ये जो है प्रैक्टिस होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, मतलब फार्मर सब अगर अपने घरेलू उपभोग के लिए जो खेती करता है, जैसे होता है ना गांव में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नॉर्मल दुकान सब करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, साथ साथ जो है 1-8 बीघा में खेती कर लेते हैं, 10 कट्ठा में खेती कर लेते हैं, ताकि घर का जो है चावल गेहूं की ज़रूरत जो है वो कम से कम पूरी होती जाए। तो जहाँ पर खेती जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन, फार्मर के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होती है, घरेलू उपभोग के लिए होती है, तो इस तरह की खेती को हम कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ओके। वो जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं या अदला बदली कर सकते हैं लोकल अपने आसपास के लोगों के साथ, लेकिन कॉमर्शियल सेल नहीं होता है, व्यापारी को बुला के आप नहीं बेचिएगा। फिर इसमें जो है आप सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी 2 टाइप में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कल्चर में क्या होगा, जैसे कि वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है, राइट, या फिर जो नोमैडिक हर्डिंग होती है, नहीं घूम घूम कर मवेशी पालते हैं, तो ये सब आपका जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया। झूम खेती वाला, शिफ्टिंग खेती वाला, या फिर वो नोमैडिक वाला जो है मवेशी जो पालते हैं, तो ये सब जो है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया। दूसरी तरफ जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यहाँ पर कि आप जो है प्रॉपरली करते हैं खेती एकदम से रह के, ओके। फिर आपका हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें देखते हैं अगर हम, तो पहले अगर सब्सिस्टेंस वाले के ही दोनों टाइप को देखें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर बात करो, राइट, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का हिस्सा है, तो इसमें जो है खेती की जो बहुत पहले वाली जो प्रैक्टिसेस हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। खास करके जो डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, कॉन्गो बेसिन या अमेजन बेसिन या सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया सब में, राइट, तो यहाँ के जो डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर रहने वाले आदिवासी जो हैं वो इस तरह के फार्मिंग प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट लैंड का जो है एक हिस्सा जो है वो काट के हटा देते हैं, पेड़ को काट के, और फिर वहाँ वो आग लगा के, और इसी वजह से इसे जो है स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। कल्टीवेशन जो है, जो इस तरह से ज़मीन साफ़ होती है उस पर आप खेती कर देते हैं, और इसके लिए टूल्स भी बहुत ही पुराने वाले यूज होते हैं, जैसे कि वो डिगिंग स्टिक्स हो, इन सब का यूज करके जो है वो बीज बो देते हैं वहाँ पर, ओके। तो ये आपका हो गया। अब मोस्टली जो है इसमें क्या करते हैं ये लोग, तो जो ट्यूबर क्रॉप्स जैसे कि टैपियोका, कैसवा, मैनियोक और यैम, ये सब जो है उगाए जाते हैं, साथ में जैसे कि मेज, मिलेट, बीन्स और बनाना, ये सब भी उगाए जाते हैं। 3-4 साल के बाद जब सॉइल जो है वो धीरे धीरे सॉइल की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, लीचिंग की वजह से, पानी के भसाठी की वजह से जो है ख़राब हो जाती है, या फिर ये जंगल वंगल से जो है वीड वगैरह झाड़ियों से जब भर जाता है और ये इनफर्टाइल हो जाता है, अनुपजाऊ हो जाता है, तो फिर ये लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, दूसरे पैच ऑफ लैंड पर जो है, ज़मीन के टुकड़े पर जो है वो खेती शुरू कर देते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन होता है, और इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया जो है उन्होंने इस एक्टिविटी को बैन कर दिया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का असर आप देख सकते हैं कैसे जो है ये ग्रीन कवर्ड जो माउंटेन का एरिया हुआ करता था वो कैसे जो है बिल्कुल डिन्यूडेड हो चुका है, खाली हो चुका है। शिफ्टिंग कल्चर को जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग भी कहते हैं, और इसके अलग अलग दुनिया में अलग अलग टाइप के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप के नाम हैं। खैर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद नेक्स्ट आ गया नोमैडिक हर्डिंग, जो कि आपके हमारे जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो है हिस्सा है, राइट। तो ये जो है नोमैडिक लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि अपने मवेशियों को जो है नेचुरल पास्चर्स में जो है ग्रेजिंग करवाते हैं। तो हर्डर जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह जो है चारे और वाटर सप्लाई की खोज में जाते हैं, और वो जो है मवेशी जैसे कि कैटल, गाय वगैरह सब, गाय, भैंस, बैल, फिर शीप, गोट, कैमल और याक, ये सब वो जो है पालते हैं। डिपेंड करता है कि किस उस एरिया का नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है।
नोमैडिक हर्डिंग जो है वो मोस्टली जो स्पार्सली पॉपुलेटेड पार्ट है एरियाज के, बहुत कम पॉपुलेटेड, बहुत कम जो है बहुत थिनली पॉपुलेटेड जो पार्ट्स हैं दुनिया के, वहाँ पर ये सीमित हैं, जहाँ पर कि नेचुरल वेजिटेशन के तौर पर आपको सिर्फ मेनली घास मिलेगा। तो जैसे ये जो है वेस्ट और सेंट्रल एशिया के हिस्सों में ये प्रैक्टिस होता है, फिर नॉर्दर्न यूरेशिया, ईस्ट और साउथ वेस्ट अफ्रीका और फिर सहारा डेजर्ट में। लेकिन जो सेटल्ड लाइफ स्टाइल में भी बहुत सारे जो है कन्वर्ट हुए हैं। ओके, बहुत सारे जो इस तरह के नोमैडिक ट्राइब्स थे जो कि इस तरह से नोमैडिक जो है क्या कहोगे हर्डिंग किया करते थे, तो धीरे धीरे वो जो है सेटल्ड लाइफ में जो है चेंज हो रहे हैं और इसकी वजह से नोमैडिक हर्डिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो घट रही है। जैसे कि किर्गिज़ और कजाक जो है सेंट्रल एशिया के, या फिर जो बद्दू हैं और तुआरेग हैं सहारा डेजर्ट के, या जो मसाई हैं ईस्ट अफ्रीका के, और जो गद्दी और बकरवाल हैं हिमालयन रीजन के, ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल हर्डर्स कम्युनिटी हैं। अब इसके बाद जो है तो एक तो हम लोगों ने प्रिमिटिव की बात की थी, दूसरी तरफ जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये जो है डेंसली पॉपुलेटेड जो रीजन है दुनिया के, जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, इंडिया सब आ गया इसमें, तो इन सब में इसकी प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर नॉर्मली लैंड होल्डिंग जो होती है बहुत छोटी होती है, तो किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, ये सब टाइप का। और ऐसे में खेती जो है बहुत इंटेंसिवली होती है, जिसमें कि काफ़ी सारा ह्यूमन लेबर लगता है। सिंपल टूल्स यूज होते हैं और फार्म मशीन्स बहुत हाई लेवल का तो नहीं मौजूद होता है इसमें। ओके, जैसे कि मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने जो है रूरल एरियाज़ में कंबाइंड मशीन इस तरह के जो है हाई ग्रेड के मशीनरी का यूज़ नहीं देखा है। फार्मर्स जो होते हैं वो लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब जितना उनसे संभव हो सकता है उतना करते हैं, और सालाना जो है 2 से 3 फसल तो वो उपजा ही लेते हैं, इरिगेशन का यूज करके, हाई यील्डिंग सीड वैरायटीज़ का यूज करके, नेचुरल मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके। जो मेजर क्रॉप उगाए जाते हैं इस मेथड से वो हो गए राइस, व्हीट, मिलेट, ऑयल सीड, कॉटन और शुगर केन। Well, so that was about subsistence farming. In the next one, we will talk about commercial agriculture. Until then, you just like revise this section and ensure that you have understood everything perfectly well. Okay then, bye bye. Have fun.